नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं वे कौन से विषय जिस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो यह सभी हमारी आज की करंट अफेयर न्यूज़ है, सभी बेहद महत्वपूर्ण है, सभी के साथ एक प्रश्न शामिल है जिनके उत्तर आपको कमेंट करने हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी पहली न्यूज़ को, जो हमें बता रही है माया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो न्यूज़ चर्चाओं में भाई इसीलिए है क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब वह अपने सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के स्थान पर माया ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करेगा। तो ऐसी स्थिति में आप ज़रूरी है कि हम लोग माया ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे और किस प्रकार इसको डेवलप किया गया है, इससे संबंधित बातों को जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता लगती हैं कुछ बातें माया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और यह जो प्लेटफॉर्म है ये उबंटू प्लेटफॉर्म है। पहले जनरली बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, यदि आप लोगों ने कभी लैपटॉप खरीदा है जिसमें विंडो इंस्टॉल नहीं हुआ करता था, तो ऐसी स्थिति में उसमें उबंटू को इंस्टॉल करके दिया जाता था, जिसके बाद हम लोग विंडोज़ जलवाते थे। तो बता रहे हैं कि उबंटू के माध्यम से जुड़ा हुआ है और यह एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। बता रहे हैं साथ साथ कि इसका जो विकास कार्य है यह 2021 में शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था? तो बता रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय ने ही इसको शुरू किया था, जिसके बाद इसको समय अनुसार डेवलप किया गया। बहुत सारे लोग जो परिचित हैं वो कहते हैं कि इसको 6 महीने के अंतराल में ही डेवलप कर लिया गया था। यह एक बड़ी उपलब्धि है भारत की। ठीक है, तो जैसे कि अब हम लोग को यह पता लग रहा है कि यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा डेवलप किया गया था, यानी कि भारत सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम चल रहा है हम उसके तहत काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब तक हम लोग जिस प्रकार से विदेशी सॉफ्टवेयर्स पे डिपेंड थे और साथ साथ उन्हीं का उपयोग कर रहे थे, तो अब हम लोगों ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया कदम उठा लिया है जो बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमारी विदेशी संस्थाओं पे डिपेंडेंसी को कम करेगा। साथ साथ हमें पता लग रहा है कि यह जो सिस्टम है यह चक्रव्यूह का उपयोग करता है। चक्रव्यूह मुझे लगता है आप सभी परिचित हैं, महाभारत में देखा था ना, चक्रव्यूह रचा गया था। चक्रव्यूह के बारे में सभी कहते थे कि इसको सजा तो दिया जाता है लेकिन इसमें प्रवेश करने के बाद इसको भेदना बहुत कठिन होता है। तो वही बात बता रहे हैं कि इसमें चक्रव्यूह का उपयोग किया गया, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम इतना बेहतरीन डिजाइन किया गया है कि कोई भी इस पर अटैक नहीं कर सकता। यह हमारे सरकारी विभागों के माध्यम से अब प्रयोग किया जाने वाला है। बता रहे हैं कि बीते दिनों जिस प्रकार से लगातार रैंसमवेयर अटैक हुए थे, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एम्स की न्यूज़ भी देखी थी, पता लग रहा है कि इस प्रकार के मेलवेयर अटैक की वजह से हम लोग का बहुत सारा डाटा चोरी हुआ है, सिस्टम हम लोग के हैक कर लिए जाते थे। तो अब हमारी जो मिनिस्ट्री है उन लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो पूरी तरह से सुरक्षित हो। तो यह नई सफलता है इसकी। ठीक है, तो यह उसी प्रकार डेवलप किया गया है, बहुत अच्छे से तैयार किया गया है, जो अब हमारे मंत्रालयों को उनके सिस्टम को सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। बता रहे हैं कि इसमें पूरी तरह से क्षमताएं अच्छी डाली गई हैं, विंडोज़ की तरह ही इंटरफेस और सभी कार्य क्षमताएं शामिल है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है और हर तरह से बाहरी सोर्सेज से बचा हुआ है। ये तो बहुत खास है। कह रहे हैं कि भाई माया को रक्षा मंत्रालय के द्वारा अब शुरू कर दिया गया है इसका उपयोग, यानी कि कह रहे हैं कि जल्द ही इस वर्ष के अंत तक पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के सभी सिस्टम इससे सुसज्जित हो जाएंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है। तो इसी प्रकार का एक प्रश्न हम लोगों से आने वाले समय में पूछा जा सकता है और इसको जो नाम दिया गया है ना माया, ये भी एक बड़ा रीज़न लिए हुए है अपने साथ में। जनरली क्या होता है कि जो हिंदू माइथोलॉजीज है हम लोग उसको आजकल फॉलो कर रहे हैं, जिस प्रकार की जो बीजेपी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है। तो बता रहे हैं कि जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है उसमें माया का अनुसार है कि एक ऐसी अवधारणा या ऐसी चीज जो पूरी तरह से अपरिचित है, यानी कि हम जानते ही नहीं है कहाँ है, कैसे है, किस लिए है, तो जिसका हमें अंत नहीं पता होता और हम फंस जाते हैं जिसमें आकर के। ठीक उसी प्रकार उन्हीं कारणों से इसको माया नाम दिया गया है और इसी तरह से इसको डिजाइन किया गया है। तो अब बात है इस खंड से पूछे जाने वाले एक प्रश्न की कि किस प्रकार का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आप लोग की स्क्रीन पर प्रश्न अब हाजिर है, जिसका कमेंट में आपको जवाब भी देना है। तो देखिए यह है आप लोग का प्रश्न और वीडियो को पॉज करके मुझे इसका जवाब कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के बारे में। तो नाम तो भारतीय है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता होगा कि भारत में कुछ काम हो रहा है, लेकिन भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ में भारत में जो भी बौद्ध वास्तुकला है, संस्कृति है, उसको संरक्षण देने के लिए और बौद्ध शिक्षाओं के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण कार्य किया है। बता रहे हैं कि भाई नेपाल के लुम्बिनी में भारतीय
बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण कार्य अब शुरू करवा दिया गया है। हालांकि इससे संबंधित बातों में हमें यह भी पता लगता है कि जो इस केंद्र की आधारशिला थी यह वर्ष 2022 में रखी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के उस समय जो प्रधानमंत्री थे शेर बहादुर देउबा, इन दोनों ने मिल करके रखी थी। तो हम लोग को यह पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन उनका जो जीवन बीता है वह भारत में बीता है। उन्होंने ज्ञान भारत में प्राप्त किया, साथ साथ हमें पता लगता है कि उपदेश दिए, अपने यहाँ पे शिष्य बनाए और अपना जीवन पूरा यहाँ बिता दिया था। तो इसी प्रकार से यह जरूरी था कि मिलजुल के कार्य किए जाएं। यहाँ हमें पता लगता है कि इस केंद्र में अब बौद्ध दर्शन और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा और उनको संरक्षण दिया जाएगा। हमें पता लगता है कि इसका विकास जो है वह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से किया जा रहा है, यहाँ से इसको वित्तीय सहयोग मिल रहा है। हालांकि ये भी पता लग रहा है कि लुम्बिनी विकास ट्रस्ट के तत्वावधान में पूरा का पूरा कार्य यह हो रहा है और इससे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भारत भी जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यह तीनों संस्थाएं आप लोग को पता होनी चाहिए कि किस प्रकार मिलकर के इसको डेवलप करने का कार्य कर रही है। साथ साथ जब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जब इसको तैयार कर लिया जाएगा पूरी तरह से तो उसमें एक प्रार्थना कक्ष, एक ध्यान केंद्र, एक पुस्तकालय, एक प्रदर्शनी हॉल और एक कैफेटेरिया और साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी शामिल की जाएंगी। ठीक है, इनका तो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण अंग से जुड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे ध्यान लगाया जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ध्यान कक्ष हो, साथ साथ में यह भी ज़रूरी है कि मूर्ति पूजा का चलन जिस प्रकार से हो रहा है बौद्ध धर्म में, तो उसके लिए प्रार्थना कक्ष। ठीक है, बाकी पुस्तकालय, प्रदर्शनी हॉल, इन सभी का क्या उद्देश्य है ये आप अच्छे से जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हमें पता लग रही है और सबसे खास बात है यह इस कॉन्सेप्ट की, जो यह है कि यह नेपाल में एक ऐसी इमारत बन रही है जो पूरी तरह से नेट जीरो उत्सर्जन है, यानी कि इसको जब तैयार किया जा रहा है तो इससे किसी भी प्रकार का उत्सर्जन नहीं होगा, जीरो उत्सर्जन वाली इमारत है। तो ऐसी स्थिति में यह इंपॉर्टेंट बात है जिसको नोट डाउन कर लेना जरूरी है। हालांकि जो लागत इसके लिए रखी गई 1.60 अरब रुपए की लागत से इसको तैयार किया जाएगा। हालांकि इसके बनने का समय अभी पूरी तरह से निर्धारित तो नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि लगभग 1.5 वर्ष के समय के अंतराल में यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण बात है अपने आप में, जिस प्रकार से वो तैयार किया जा रहा है और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षा में सामान्य रूप से पूछे जाते रहे। तो लुम्बिनी क्यों खास है? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बताते हैं कि जो इनका जन्म था वह कहाँ हुआ था, रूपंदेही जिले में, और इनके जन्म की वजह से और यहाँ जिस प्रकार की संस्कृति विकसित हुई है उसकी वजह से लुम्बिनी को भाई यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया हुआ है। बताते हैं कि यहाँ सम्राट अशोक ने अपना एक स्मारक स्तंभ भी बनवाया था अपने कार्यकाल के दौरान। तो कुछ खास बातें हैं जो लुम्बिनी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है एक प्रश्न, और यह प्रश्न हमसे संभावना है कि आने वाले परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ज़रूरी है कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट कर दें जल्दी से और बताएं कि क्या है इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ जो हमें बता रही है GSET 24 के बारे में। तो न्यूज़ चर्चाओं में अब क्यों आई है? क्योंकि GSET 24 को तो 2022 में लॉन्च किया गया था ना, पर अब चर्चा में क्यों है? तो बता रहे हैं कि टाटा प्ले ने GSET 24 उपग्रह को अब प्रयोग करना शुरू कर दिया है अपनी सेवाओं के लिए। पर टाटा प्ले क्यों यूज़ कर रहा है? भारत सरकार का उपग्रह यूज़ टाटा प्ले कर रहा है, तो कुछ बातें हमारे लिए खास यहाँ छुपी हुई हैं। क्या क्या बातें हैं? तो जब हम आगे बढ़ते हैं हमें पता लग रहा है कि इस उपग्रह को लॉन्च किया गया था जून 2020 में। किसके माध्यम से? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया था। हालांकि सहयोग यहाँ पर टाटा प्ले का भी था। ठीक है, पता लगता है कि भाई टाटा प्ले को यह जो उपग्रह है इसकी सेवाएं हैं यह पट्टे पर दे दी गई हैं भारत सरकार के द्वारा, तो इसीलिए यह इसको यूज़ कर रहा है। बताते हैं कि फ्रेंच गुयाना के कोर अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था और साथ साथ हमें पता लग रहा है कि टाटा प्ले की DTH एप्लीकेशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया था, इसीलिए यह यहाँ पर प्रयोग कर रहा है इसका। ठीक है, तो इसी प्रकार की जानकारी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। साथ साथ आगे पता लग रहा है कि यह एक 24 KU बैंड संचार उपग्रह है। साथ साथ पता लग रहा है कि इसको लॉन्च करने का कार्य एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से किया गया था। हमें पता लग रहा है कि DTH अनुप्रयोग आवश्यकताओं के लिए इसको लॉन्च किया गया था। हालांकि यह आने वाले सिर्फ 15 वर्षों तक ही कार्य करने में सक्षम है, इससे ज़्यादा काम यह नहीं कर पाएगा, इसी प्रकार से इसको तैयार किया गया है। हालांकि कह रहे हैं कि इसके प्रयोग से टाटा प्ले की क्षमताएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। अभी वर्तमान में यह लगभग 600
के आसपास चैनलों का प्रयोग कर रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि आने वाले समय में अब यह 900 चैनल तक प्रसारित करने में सक्षम हो जाएगा। साथ साथ टाटा प्ले के लिए एक खास बात यहाँ पर यह भी है कि अब वह एक लिमिटेड क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, यानी कि अब पता लग रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर वाले क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में भी उसका विकास होगा। साथ साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप पे भी वह अपनी सेवाएं दे पाएगा। तो अब भारत के जो जो क्षेत्र इसकी सेवाओं से अछूते थे, अब वो अछूते नहीं रहेंगे और सभी क्षेत्रों तक अब इसकी सेवाएं पहुंच जाएंगी GSAT-24 उपग्रह के माध्यम से ही। हालांकि यहाँ पर एक खास बात आप लोग के लिए यह भी है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जिस कंपनी के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था, उसको वर्ष 2019 में स्थापित किया गया था। ठीक, तो तब से अब तक यह अलग अलग प्रकार के कार्य कर रही है और कोशिश कर रही है कि भारत को नवाचार में मदद की जाए। ठीक है, तो यह सभी महत्वपूर्ण बातें GSAT-24 से संबंधित थी जो आपको बता दी गई हैं। लेकिन अब इस टॉपिक को जानने समझने के बाद ज़रूरी है कि आप लोग एक प्रश्न का जवाब दें, जो प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है। ठीक, तो इसका जवाब अब आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए वीडियो पॉज करके। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है मेकेदातु परियोजना के बारे में। क्या खास है, तो कह रहे हैं कि भाई हाल ही में एक रिपोर्ट आई, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट थी। इसमें बताया गया कि मेकेदातु बांध परियोजना से कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, यानी कि यहाँ पे जो जीव है और जो पर्यावरण है उसको हानि हो रही। हालांकि एक बात यहाँ पर और चर्चाओं में इसलिए आई है क्योंकि अब हाल ही में यह भी पता लगा है कि यहाँ के जो क्षेत्रीय किसान हैं, उन किसानों ने इस परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है और वह एक अच्छे भत्ते की मांग कर रहे हैं अपने लिए। वह चाह रहे हैं उन्हें एक अच्छी रकम दी जाए, साथ साथ वह चाहते हैं कि इस बांध को ना ही बनाया जाए तो बेहतर है। तो इस प्रकार अभी फिलहाल यह चर्चाओं में बना हुआ है। अगर सर्च करेंगे तो आपको यह दोनों न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। लेकिन इससे संबंधित बातों को जानना अब जरूरी है हमारे लिए। तो क्या पता लग रहा है यहाँ पर कि इसका निर्माण कार्य कहाँ हो रहा है, कर्नाटक राज्य में हो रहा है और कर्नाटक राज्य के रामनगर जिले में हो रहा है। लेकिन रामनगर जिले में ही क्यों कर रहे हैं, तो पता लगता है कि यहाँ पर कावेरी और उसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है अर्कावती, यह दोनों मिल रही हैं। तो जहाँ पे ये मिलती हैं, इनका संगम वाला क्षेत्र है, उसी जगह पर इस बांध को बना रहे हैं। बांध बनाने के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या होते हैं, मुझे लगता है आप लोग को पता होगा, हम लोग जनरली क्लास में पढ़ते हैं। हालांकि फिर भी कुछ खास बातें यहाँ पर यह है कि यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में लगभग 66 मिलियन क्यूबिक फीट पानी यह अपने में संरक्षित कर पाएगा। साथ साथ यह भी बता रहे हैं कि बिजली उत्पादन में भी यह मदद करेगा और लगभग 400 मेगावाट विद्युत की उत्पादन क्षमता इसमें आने वाले समय में रहेगी। यह इसकी खास बात है। आगे हमें यह भी पता लग रहा है कि इस परियोजना का लक्ष्य बेंगलोर और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में पीने का पानी पहुंचाना है, साथ साथ सिंचाई में भी मदद करना है। इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रयोग है, यह तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं। बात क्लियर है सभी को? ठीक, तो जैसे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमें पता लग रही है कुछ बातें कावेरी नदी के बारे में। जैसे कि जो डैम है वह जिस नदी पे बनाया जा रहा है उससे संबंधित बातें तो पता करना ज़रूरी है। डैम के बारे में तो जान लिया, कुछ बातें नदी के बारे में। जैसे कि बता रहे हैं कि नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। पहली महत्वपूर्ण बात, कह रहे हैं कि यह एक खास नदी है दक्षिण भारत की। क्यों? क्योंकि यह नदी पूरे साल पानी से भरी रहती है, क्योंकि बताते हैं कि यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती है, जिस वजह से यहाँ पानी साल भर बहता है। हालांकि खास बात यहाँ पर यह भी है कि यह सबसे ज़्यादा क्षेत्र इसका तमिलनाडु में है, सर्वाधिक बहती है लगभग 56%। इसके बाद इसका दूसरा बहाव जो होता है वह कर्नाटक होता है और अंत में बताते हैं कि सबसे कम यह केरल में बहती है। ठीक है, लेकिन बांध कहाँ बन रहा है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में बनना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जनरली कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, याद रखेंगे कि कर्नाटक में बन रहा है तो यह भूल जाते हैं कि तमिलनाडु में सर्वाधिक बहती है यह नदी। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस में कॉन्ट्रडिक्ट क्रिएट करता है यूपीएससी और लोगों को मजबूर कर देता था कि आप लोग उत्तर को गलत करें। ठीक है, यहाँ पर हमें यह भी पता लग रहा है कि इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि काम्बिनी, बावनी और अमरावती। ठीक है, तो यह इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो यह सभी बातें महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और कभी भी पूछी जा सकती है। लेकिन ज़रूरी यहाँ पर यह भी है कि आप लोग एक प्रश्न का जवाब दें जो आप लोग की स्क्रीन पर है, तो इसका जवाब मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, अब जो हमें बता रही है पोलावरम परियोजना के बारे में। एक और न्यूज़ नदी से संबंधित। कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अब एक घोषणा की है, एक बात बताई है और कहा है कि आने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव कब होंगे, 2024 में। तो कह रहे हैं कि उन चुनावों से पहले हम कोशिश करेंगे कि पोलावरम परियोजना के पहले चरण में शामिल पुनर्स्थापना और पुनर्वास से संबंधित जो भी कार्य हैं हम उसका समाधान कर दें, पूरी तरह से निपटान कर दें। तो ऐसी स्थिति में जब इन्होंने बात कही तो पोलावरम परियोजना चर्चाओं में आ गई। तो ज़रूरी होगा कि हम इससे संबंधित कुछ बातों को पढ़ लें। जैसे कि हमें पता लग रही है कि पोलावरम परियोजना
आंध्र प्रदेश के पोलावरम गांव में है। ठीक है, हालांकि यह एक अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है, तो यह एक खास बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो परियोजना है यह अंतर्राज्यीय है, यानी कि कई राज्य से जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं आप लोग को पता होने चाहिए यहाँ पर। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, जहाँ काम हो रहा है यह सभी राज्य शामिल हैं। और यह जो पूरा का पूरा कार्य हो रहा है, यह कार्य हो रहा है गोदावरी नदी के ऊपर। तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है, सभी महत्वपूर्ण बात आपको बताई जा रही है। हालांकि हमें पता लगता है कि सबसे पहली बात इस परियोजना की शुरू हुई थी 1941 में। 1941 में कह दिया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में कि ऐसी एक परियोजना की ज़रूरत है। हालांकि ब्रिटिश शासन में थे तो बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया तत्कालीन सरकार के द्वारा, तो बाद में भी मामले ऐसे उठते रहे। तो हमें पता लगता है कि गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने सिफारिशें प्रस्तुत की थी जब इसको स्थापित किया गया था। कब किया गया था तो बताते हैं कि यह जो समय था यह 1974 का समय था। इस समय कार्य शुरू हुआ सारा, और इसने सिफारिश प्रस्तुत की बाद में। तो जो इसने सिफारिश की उस सिफारिश में भी पोलावरम परियोजना शामिल थी। तो बताते हैं आगे कि जब इसकी सिफारिश शामिल आई तो सरकार ने फिर निर्णय लिया कि ठीक है ऐसा कुछ कार्य किया जाना चाहिए। तो इसके लिए एक समझौता किया, कब 1980 में समझौता हुआ। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तीनों राज्यों की सरकारों ने मिलकर यह समझौता किया था कि इस प्रकार का एक कार्य होगा। कुछ खास चीजें निर्धारित की गई थी, जैसे कि 150 फीट स्तर का जलाशय बनाया जाएगा, 140 फीट स्तर का तालाब और 130 फीट स्तर का दूसरा तालाब यहाँ पर बनाया जाएगा। यह निर्धारित किया गया था उस समय, ये सब काम होंगे। लेकिन हम लोग समय देखिए 1980 है और आज वर्ष 2023 है, तो काम अभी तक इसका पूरा नहीं हो पाया, अभी तक कार्य सारे लंबित पड़े हुए हैं। लेकिन बताते हैं कि समझौता तो 1980 में हुआ था, लेकिन काम वर्ष 2004 में शुरू हुआ, जिसके बाद से लगातार प्रगति हो रही है। लेकिन जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, समयावधि निर्धारित की गई थी, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, काम इसका पूरे नहीं हो पाया। ठीक है, हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि वर्ष 2014 में जब सरकार बदली थी और बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया था, और उसके बाद से राष्ट्रीय परियोजना मानते हुए इसका विकास कार्य किया जा रहा है। बात क्लियर है सभी को। हालांकि एक इंपॉर्टेंट न्यूज यह भी है कि वर्ष 2018 में जो एन चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने इसके पहले गेट का अनावरण भी किया था। ठीक है, हालांकि सरकार ने कह दिया है कि अब अगले चुनाव से पहले इसका जो भी कार्य है वह पहले चरण का कार्य पूरा करवा लेगी। ठीक है, लेकिन अब यह सभी बातें जानने के बाद ज़रूरी है कि कुछ बातें हम लोग गोदावरी नदी के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जिस नदी के ऊपर इस परियोजना को बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, तो उस नदी से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि परादी पे भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। साथ साथ पता लग रहा है कि इसको दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसका जो उद्गम स्थल है यह नासिक में है, और बाद में यह नासिक से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए ये एक लंबा सफर तय करती है। इसकी कुछ सहायक नदियां जो हैं वह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में बिखरी हुई है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ये पूरी की पूरी परियोजना तैयार कर रहे हैं इस नदी पर, यह अंतर्राज्यीय है, क्योंकि यह जो पूरी परियोजना है सिर्फ गोदावरी नदी से संबंधित नहीं है, बल्कि इसकी सहायक नदियों से भी संबंधित है। और जो भी लोग इसकी सहायक नदियों के आसपास रहते हैं उन सभी को भी इसका लाभ मिलेगा। बात क्लियर है। साथ साथ हमें यहाँ पर यह पता लग रहा है कि इसका सर्वाधिक क्षेत्र जो है जल ग्रहण वह है महाराष्ट्र में 49%। उसके बाद पता लगता है कि मध्य प्रदेश में भी इसका बड़ा क्षेत्र है 20%, और साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी। साथ साथ कह रहे हैं कि इसका कुछ भाग आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में भी है, जहाँ पे यह पूरी परियोजना का कार्य हो रहा है। तो सुनने में आ रहा है, पता लग रहा है हमें यहाँ पर कि जो ये कार्य है इसके अंतिम राज्य में है। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियाँ जो है वह पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा है, और जनरली सहायक नदियां पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों ने यह पूरा टॉपिक जान समझ लिया है। अब जरूरी यह है कि इससे संबंधित एक प्रश्न का जवाब भी हम लोग दे लें। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और हम बढ़ जाते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें बता रही है गीता मित्तल समिति के बारे में। चर्चाओं में क्यों है समिति, तो आप लोग को मैं पहले यह बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने फैसला लिया है मणिपुर हिंसा के लिए, और कहा है कि जो मणिपुर की घटना हुई है उसकी जांच, उसमें राहत कार्य, उपचारात्मक उपाय, मुआवजा और पुनर्वास कार्यों के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया है। तो सारी जिम्मेदारी अब इस समिति के ऊपर आ गई है। तो समिति बताएगी कि आगे क्या क्या कार्यक्रम कैसे कैसे होने चाहिए, पर जरूरी है कि समिति से संबंधित कुछ बातों को हम जानें। तो पता लग रहा है कि इस समिति में 3 पूर्व महिला न्यायाधीश हैं भारत की, जैसे कि पहला नाम गीता मित्तल, जिनके नाम पे यह समिति जानी जा रही है। तो जरूरी है कि हमें यह पता चल गया होगा गीता मित्तल है, यह इस कमेटी के चेयरमैन है, मुख्य व्यक्ति हैं। यह कहाँ की पूर्व न्यायाधीश है, पता लगता है कि यह जम्मू कश्मीर न्यायालय की
पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं और इन्हें ही दायित्व दिया गया है इसकी अध्यक्षता का। हालांकि समिति 3 महिलाओं से बनी हुई है, तो जो और न्यायाधीश हैं उनमें नाम शामिल है शालिनी जोशी और आशा मेनन का, और ये तीनों ही नाम आपको पता होने चाहिए, ज़रूरी है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे हमें पता लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस समिति को गठित किया है, साथ साथ एक अतिरिक्त निगरानी के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है? तो पता लग रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी, मुंबई पुलिस आयुक्त, जिनका नाम है दत्तात्रेय पटसलीकर, तो बता रहे हैं कि इनको एक पर्यवेक्षक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यही मुख्य रूप से न्यायालय से कोऑर्डिनेट करेंगे और जो भी बातें होंगी यह कन्वे करने का काम करेंगे। तो दोनों ही बातें बेहद महत्वपूर्ण है और करंट की न्यूज़ है अभी। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पर हमें मणिपुर हिंसा के बारे में पता लग रही है। तो पता लग रहा है कि यह जो हिंसा है यह 3 मई को शुरू हुई थी। क्यों शुरू हुई थी? तो पूरा एक विवाद खड़ा हो गया था वहाँ पे मैती समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में। बता रहे हैं कि भाई मैती समुदाय जो डिमांड कर रहा था वह चाह रहा था कि मैती समुदाय को भी कुकी समुदाय के समान ही एसटी लिस्ट में दर्जा दिया जाए, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाए। लेकिन कुकी समुदाय ने इसका विरोध किया। हालांकि उसको कुछ डर था कि हमारे अधिकार छिन जाएंगे और मैतेई लोगों का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, यह विशेष अधिकारों में आ जाएंगे। तो दोनों ही लोग चाहते थे अपनी अपनी मांगें पूरी कराना। जहां इनकी डिमांड थी कि हमें दर्जा दिया जाए, अधिकार दिए जाए, हम विकास कर पाएँ, वहीं कुकी लोग नहीं चाहते थे। तो ऐसे में हिंसा भड़की, हिंसा बहुत बड़े स्तर पर थी, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ। और हाल ही में जैसे कि महिलाओं का वीडियो सामने आया था तो मामला और ज़्यादा बदल गया और एक नया मोड़ ले लिया है। ठीक है, हालांकि अभी तक यह पूरी की पूरी आग शांत नहीं हुई है, बात क्लियर है। लेकिन यह न्यूज़ इस वर्ष के मामले में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गई है। तो ज़रूरी है कि आप लोग इससे संबंधित एक प्रश्न का मुझे जवाब दे दें कमेंट करके। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर। तो ठीक, आज के इस वीडियो में इतना ही, और जो भी महत्वपूर्ण बातें आज की क्लास से संबंधित थी सभी करंट अफेयर न्यूज़ में आपको बता दी गई हैं। सभी महत्वपूर्ण बातें आप लोग तक पहुंच गई हैं। जल्द मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, कुछ नई बातों को जानेंगे, समझेंगे और ऐसे ही रोज़ पढ़ते रहेंगे करंट अफेयर न्यूज़ को। थैंक यू सो मच।